नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और टॉपिक का नाम है आज अपना प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन पे अपन बात करते हैं। विगत क्लासों में अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में अपन जो परिचर्चा करते हैं वो अपन बात करते हैं भोज्य पदार्थों में आगे प्रोटीन की। यस, तो टॉपिक का अपना नाम है प्रोटीन। सबसे पहले बात यह आती है कि प्रोटीन क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन भोज्य पदार्थ है। क्या है मित्रों? प्रोटीन है भोज्य पदार्थ। ये लीजिएगा, हमने कहा कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भोज्य पदार्थ है। अब भोज्य पदार्थों से हमें क्या प्राप्त होती है? तो भोज्य पदार्थों से हमें प्राप्त होती है ऊर्जा, यानी कि जितने भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है इतनी बात? अब ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका मतलब भोज्य पदार्थ खाना जरूरी हो गया। लेकिन कितने ग्राम खाएं तो कितनी ऊर्जा मिले? तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, कितनी ऊर्जा? 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो हमें प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन से। यहीं से ध्यान रखना, ये प्रोटीन जो है ये सबसे एसेंशियल जो है फूड सब्सटेंस है, बोले तो सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण भोज्य अवयव है। तो ये महत्वपूर्ण अवयव है भोजन का, और इसका कार्य हम देखें तो ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ दोस्तों प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डिंग का कार्य भी करता है, बोले तो शरीर निर्माण का कार्य भी करता है। हमारे शरीर का जो निर्माण करता है, ये शरीर का निर्माण करना भी किसका कार्य है? प्रोटीन का कार्य है। क्लियर? तो प्रोटीन ऊर्जा देने के साथ साथ हमारे शरीर का निर्माण भी करता है। प्रोटीन के विषय में हम काफ़ी सारी बातचीत करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो अपन देखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें वो अपन देखेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये है क्या? तो प्रोटीन जैव अणु है। क्या है? ये जैव अणु है। प्रोटीन जैव अणु है मित्रों। और इस प्रोटीन के विषय में ही आपको बता दूं कि मुख्यतः आपको सबसे पहले यहां से ये बात पूछ सकता है कि प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो इस प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटोयोस से हुई है। किससे हुई है? प्रोटोयोस से हुई है। ग्रीक शब्द प्रोटोयोस, और प्रोटोयोस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्राथमिक। क्या है दोस्तों? प्राथमिक है, यानी कि इसेंशियल, आवश्यक, सबसे पहले जिसकी जरूरत होती है वो प्रोटोयोस कहलाता है। ठीक है, तो प्रोटोयोस से बना है प्रोटीन। प्रोटीन के स्रोत में हम बात करते हैं। ठीक है, कि प्रोटीन के स्रोत क्या है? तो प्रोटीन के स्रोतों में दोस्तों हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रोटीन के जंतु स्रोत, कि या तो हमें प्रोटीन जंतुओं से प्राप्त हो तो हम उसको कहेंगे कि वो प्रोटीन के जंतु स्रोत है, और या हमें प्रोटीन जो है वो प्राप्त हो सकती है पादपों से, तो हम कहेंगे पादप स्रोत। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बात है कि जंतुओं के क्या क्या उत्पाद हैं जिनसे कि हमें प्राप्त होती है प्रोटीन। तो जंतु उत्पाद के रूप में यहाँ पर हम बात करेंगे दूध, हम यहाँ पर बात करेंगे अंडे, हम यहाँ पर बात करेंगे मांस, ठीक है, मछली, इन सब के अंदर जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा पादप स्रोत की बात करें कि कौन से पादप स्रोतों में जो है वो प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना सोयाबीन, एलगी, शैवाल और दालें, इनके अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन। तो अगर हमें प्रोटीन जंतु से प्राप्त हो रही है तो हम कहेंगे कि वो जंतु स्रोत है। यदि हमें प्रोटीन पादपों से प्राप्त हो रही है तो हम कहेंगे कि वो प्रोटीन के पादप स्रोत है। पादप स्रोत में सोयाबीन, शैवाल और दालें शामिल हैं, जबकि जंतु स्रोत में दूध, अंडे, मांस और मछली यहाँ पर शामिल है। हम यहाँ पर ये बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं। तो प्रोटीन की कमी, यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है दोस्तों, तो प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग हैं उन रोगों को कहते हैं अभाव रोग। क्या कहते हैं? अभाव रोग कहते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या है?
अभाव रोग कहलाते हैं। और अभाव रोग मुख्यतः दो हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। एक तो है कवास योरकर, और दूसरा जो अभाव रोग है दोस्तों वो है मेरस्मस। इस मेरस्मस को सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सूखा रोग भी कहते हैं। दोनों ही रोगों में क्या होता है? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हेडिंग लगी हुई है, इससे ही पता चल रहा है कि दोनों रोगों में क्या होता है। तो दोनों ही रोगों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, या यूं कह दीजिएगा कि प्रोटीन की कमी से ये दोनों रोग होते हैं। प्रोटीन का अभाव हो गया तो अभाव रोग हो गया, कवास्कर और क्वाशियोरकर और मेरस्मस। ये दोनों रोग जो है दोस्तों, इन दोनों रोगों में बालक जो है, शिशु जो है, अब आप कौन सा बालक क्यों बोल रहे हो? तो बालक इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जितने भी अभाव रोग हैं, ये अभाव रोग मुख्यतः किन में होते हैं? बालकों में होते हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि अभाव रोग किस में होते हैं? तो अभाव रोग बालकों में होते हैं। और इन दोनों रोगों में क्वाशियोरकर और मेरस्मस, इन दोनों रोग में बालक जो है वो कुपोषित हो जाता है। क्या हो जाता है? बालक कुपोषित। बालक क्या हो जाता है मित्रों? कुपोषित हो जाता है। क्लियर? यस। ऐसा लगता है जैसे बालक को पोषण प्राप्त नहीं हुआ है। यस। अब हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर एक चीज ये देखी है कि प्रोटीन की कमी से रोग हो रहे हैं। अब बात सही है, लेकिन प्रोटीन की प्राप्ति कहां से हो? तो इसके विषय में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। जो प्रोटीन के स्रोत है उनके विषय में बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो पदार्थ हैं जिनके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो जैसे हमने कहा कि जंतु स्रोत में दूध है, तो दोस्तों दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, और दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन जो है वो केसीन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? केसीन प्रोटीन है। यहीं से हम बात करें कि अंडे में भी प्रोटीन पाई जाती है, तो अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है वो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। यहीं से अगर आपसे प्रश्न पूछे मित्रों, ठीक है, कि दूध, अंडे, इसके अलावा सोयाबीन आपसे पूछे, हम इससे पहले बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन में भी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो ग्लोबिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? ग्लोबिन प्रोटीन होती है। आपसे पूछे गाय के दूध में प्रोटीन, तो गाय के दूध में अल्फा किरेटिन पाई जाती है, किरेटिन। और ये भी अपने को यहाँ से हल्का सा याद रखना है कि अल्फा किरेटिन के कारण ही गाय का जो दूध है वो हल्का पीले रंग का होता है। कैसा होता है मित्रों? हल्के पीले रंग का होता है। गाय का दूध हल्का पीला रंग जो लिए हुए होता है, ये हल्का पीला रंग किसके कारण से लिए हुए होता है? ये हल्का पीला रंग जो है ये लिया हुआ होता है किसके कारण से? अल्फा किरेटिन के कारण से। किसके कारण से? अल्फा किरेटिन के कारण से। यस। तो दूध में हमने देखा केसीन प्रोटीन है, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन है, गाय के दूध में अल्फा किरेटिन प्रोटीन है। अब यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ये बता रहा हूं मैं कि हमारे जो फैक्ट के रूप में बता देता हूं, हमारे जो बाल और नाखून है, हमारे क्या है दोस्तों? बाल व नाखून। तो बाल और नाखून दोनों ही बने हैं शुद्ध प्रोटीन के। किसके बने हैं? दोनों शुद्ध प्रोटीन के बने हुए हैं। बाल और नाखून दोनों ही क्या है? दोनों ही शुद्ध प्रोटीन के बने हुए हैं मित्रों। और ये बता देता हूं कि ये शुद्ध प्रोटीन के हैं, और इनमें जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम आपसे अगर पूछे तो वो प्रोटीन है कौन सी? किरेटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? किरेटिन प्रोटीन। एक बात यहां से पूछ ली जाती है कि सर ये किरेटिन प्रोटीन है, तो जब बाल और नाखून को काटा जाता है तो हमें दर्द क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि ये किरेटिन जो है ये मृत प्रोटीन होती है। क्या होती है? किरेटिन मृत प्रोटीन होती है। और मृत प्रोटीन होने के कारण, किरेटिन मृत प्रोटीन है, और मृत प्रोटीन होने के कारण दोस्तों बाल और नाखून को काटने पर क्या नहीं होता? दर्द नहीं होता है। क्लियर? यस। अब बात ये आती है कि जब शुद्ध प्रोटीन है, और हम जानते हैं कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग करता है, शरीर निर्माण का कार्य करता है, तो क्यों ना हम भोज्य पदार्थ के रूप में बाल और नाखून को ग्रहण कर लें। लेकिन ऐसा हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे शरीर में एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं पाचन की क्रिया। और इस पाचन की क्रिया में जिन पदार्थों का हमारे शरीर में पाचन होता है वो होते हैं घुलनशील, यानी कि
घुलनशील पदार्थ ही, केवल और केवल घुलनशील पदार्थों का ही हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन होता है। अघुलनशील पदार्थों का पाचन नहीं होता है। तो ये बाल और नाखून जो है दोस्तों, ये अपने को पता है कि ये अघुलनशील है। क्या है, अघुलनशील पदार्थ है। और अघुलनशील पदार्थ है इसलिए इनका क्या नहीं होगा, इसलिए इनका पाचन जो है वो नहीं होगा। और पाचन नहीं होगा इसलिए हम इनको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते। ठीक है। और इतना सा आपको यहाँ से और थोड़ा याद रखना है कि ये बाल और नाखून जो है, ये दोस्तों हमारे शरीर के जो हमारे शरीर का जो कंकाल है उसमें बाह्य कंकाल के भाग है। किसके हैं, ये बाह्य कंकाल के अवयव है। बाह्य कंकाल, तो बाह्य कंकाल के अवयव हैं दोस्तों कौन, बाल और नाखून। अगर मवेशियों की बात करता है, यहाँ पर पशुओं की बात करता है, तो सींग और खुर को भी हम उसमें क्या कर लेते हैं, उसमें हम शामिल कर लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि बाल और नाखून को भोजन के रूप में क्यों ग्रहण नहीं करते। और बाल और नाखून जो होता है इसमें प्रोटीन कौन सी होती है, और शुद्ध प्रोटीन होते हुए भी ये क्या है, भोजन में उपयोग नहीं ली जाती है। मृत प्रोटीन है, इसी कारण से बाल और नाखून को काटने पर दर्द नहीं होता। यस, अब हम आगे देखते हैं इसके विषय में। तो दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि प्रोटीन के विषय में आपके लेवल पे एग्जाम में पूछ लेता है कि सर्वाधिक, आपसे पूछ सकता है सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन जो है ये पाया जाता है दोस्तों सोयाबीन में। किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, जिसकी मात्रा लगभग 36 से 42% तक होती है। कितनी होती है, 36 से 42% तक सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है। और यहीं से अगर आपसे पूछे, यहीं से आपसे पूछे कि सोयाबीन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, सोयाबीन जो है ये चूंकि शाकाहार है, क्या है, सोयाबीन शाकाहार है, पौधों से प्राप्त होता है, साग से प्राप्त होता है, इसलिए शाकाहार है। और शाकाहार है लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। और प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण इसे शाकाहारी मांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों शाकाहारी मांस। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है निम्न में से कौन से एक भोज्य पदार्थ को, या निम्न में से कौन से एक प्रोटीन के अवयव को शाकाहारी मांस भी कहते हैं। ये अगर प्रश्न आपसे पूछे तो हमारा जवाब होगा दोस्तों सोयाबीन। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। यहीं से अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गरीब का मांस किसे कहते हैं, गरीब का मांस, तो अगर गरीब का मांस आपसे पूछे तो हम कहेंगे दालें। क्या होती हैं दोस्तों, दालें। तो दालों को कहा जाता है गरीब का मांस। यहां एक नोट लगा के बात मैं लिख देता हूं कि अगर आपसे कहे कि शैवालों में, तो दोस्तों शैवाल जो होते हैं इन शैवालों में भी सर्वाधिक प्रोटीन होता है, प्रचुर कह सकते हो, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। और सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है शैवालों में, इसीलिए इन शैवालों का जो उपयोग है वो भोज्य पदार्थ के रूप में कौन करते हैं, अंतरिक्ष यात्री करते हैं। कौन करते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो है वो भोजन के रूप में शैवालों का क्या करते हैं दोस्तों, उपयोग करते हैं, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रोटीन रिच सोर्स होते हैं। अब यहां से आप कहोगे कि साहब आपने कहा कि सर्वाधिक प्रोटीन तो सोयाबीन में पाया जाता है, फिर आप कह रहे हैं कि सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो शैवालों में, तो करना किसको है सही। अगर आपको शैवाल ऑप्शन में नहीं दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में आपको सोयाबीन को सही करना है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं कि यदि आपको विकल्प में शैवाल नहीं दिया गया हो और प्रश्न पूछा गया हो कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में, और सोयाबीन ऑप्शन में हो, तो सोयाबीन को हमें सही करना है। अगर सोयाबीन नहीं दिया गया हो, शैवाल दिया गया हो, तो शैवाल को सही करना है। और यदि विकल्प में हमें दिया गए हो दोनों कि सोयाबीन भी और शैवाल भी, तो ऐसी स्थिति में फिर आप शैवाल को सही कर देना। ओके, यस। इसके अलावा प्रोटीन का एक सोर्स और है, ये भी रिच सोर्स है, जिसका नाम है मशरूम। इस मशरूम में भी प्रोटीन जो है दोस्तों वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा पनीर जो है, ये पनीर भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। पनीर भी क्या है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। अब हम यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात जानने जा रहे हैं कि इस प्रोटीन की एक विशेषता होती है मित्रों, और प्रोटीन की विशेषता क्या है। प्रोटीन की विशेषता बताने से पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा विगत कक्षाओं की।
तो विगत जो क्लास थी, पहले जो क्लास थी जिसमें कार्बोहाइड्रेट मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया, वहां मैंने आपको ये बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की विशेषता होती है कि कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ये बात आपने देखी। और तुरंत ऊर्जा प्रदान जो करता है वो क्यों करता है, क्योंकि उसका पाचन जो है वो प्रारंभ हो जाता है मुख गुहा से, और मुख गुहा में लार होती है, और ये लार जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी ग्लूकोज का पाचन यहीं से प्रारंभ कर देती है। तो प्रश्न आएगी सर्वाधिक या सबसे पहले, प्रश्न पूछेगा कि सबसे पहले ऊर्जा कौन प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कौन है। तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला जो भोज्य पदार्थ है वो भोज्य पदार्थ तो अपना कार्बोहाइड्रेट है। कौन है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछे कि सबसे कम जो है ऊर्जा कौन देता है, तो सबसे कम ऊर्जा पूछे तो भी हम कार्बोहाइड्रेट का नाम लेंगे। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे अंत में ऊर्जा, प्रोटीन के विषय में बात करें, तो यहां पर बात ये पूछ सकता है आपसे कि प्रोटीन की विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि प्रोटीन सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब देखना यहां से, ये बात हम जान चुके हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये बात हमने देख ली। ठीक है, और ये बात भी हमने यहां पर देख ली कि सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान की जाती है प्रोटीन के द्वारा। क्यों की जाती है? क्योंकि मित्रों 3 प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं जिनमें अभी आगे अपन चर्चा भी करेंगे, वन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बाद में एक अपन जो प्रोटीन जिसकी अपन बात कर रहे हैं ये वाला, और आफ्टर देन एक फैट। ये तीनों भोज्य पदार्थ यू नो वेरी वेल कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इनमें से होता क्या है, जैसे मान लीजिएगा कि अपन ने फास्ट किया या अनशन किया, तो कोई व्यक्ति व्रत करता है, फास्ट करता है या अनशन करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसके शरीर में जितनी ग्लूकोज उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, उससे उसका शरीर ऊर्जा प्रदान करता है। हमें यह बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि भोजन से ऊर्जा मिलती है। तो सबसे पहले शरीर जो है वो ऊर्जा लेगा कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट कहां है, तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे रक्त के अंदर संचित है उसका उपयोग करेगी। उसके बाद में शरीर किसका उपयोग करेगा, वो करेगा दोस्तों फैट का, वसा का। वसा सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है, बेशक 1 ग्राम से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, लेकिन सेकंड नंबर पे जो ऊर्जा देती है वो वसा देती है। वसा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा है, जो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे जो उत्तक पाए जाते हैं इनमें जमा है। अभी अपन अगला टॉपिक वसा के बारे में देखेंगे भी अपन, ठीक है। और इसके बाद में जो ऊर्जा देती है वो देती है प्रोटीन। तो एक अनशन या व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर को सबसे आखिरी में प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। हाँ, इस दरमियान यदि आप कुछ भी नहीं खा रहे, आपका अनशन रेगुलर चल रहा है, तो ये मान लीजिएगा कि अब धीरे धीरे आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है, वसा खत्म हो चुकी है, और दोस्तों अब बारी आ चुकी है हमारे प्रोटीन की। और प्रोटीन वी नो वेरी वेल, हमने ये स्टार्टिंग में ये एक बात देख ली थी कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, शरीर निर्माण का कार्य करता है। तो अब जैसे जैसे प्रोटीन जो है उसका उपयोग होता जाएगा, प्रोटीन की मात्रा कम होती जाएगी, तो शरीर की अवस्था भी ढलती जाएगी। क्लियर? यस। तो ये क्रम अपने को याद रखना है कि सबसे पहले ऊर्जा हमें देता है कार्बोहाइड्रेट, और सबसे अंत में ऊर्जा जो देता है वो हमें कौन देता है, प्रोटीन सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर? इतनी बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी और आ भी जानी चाहिए। अब हम मुद्दे में आगे चलते हैं इसी टॉपिक में कि ये जो प्रोटीन है इनका निर्माण किनसे होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण आपसे पूछ ले तो हम बता देंगे यहां पर प्रोटीन का निर्माण। तो दोस्तों प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। किससे होता है? अमीनो अम्लों से। तो अमीनो एसिड जो है, इन अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। और मैं ये कह दूं कि अमीनो अम्लों के बहुलक है कौन? इनके बहुलक है प्रोटीन। दोस्तों बहुलक का मतलब क्या होता है? 2 शब्दों से मिलके बना है बहुलक। एक तो है बहु और एक है दोस्तों लक। अरे मित्रों ये मत समझ लेना कि बहु का लक है, ठीक है, आपका लक अच्छा होगा तो बहु मिलेगी बेटा, लेकिन यहाँ जो बहुलक है इसका जो मतलब है उसमें क्या है? बहु का मतलब है बहुत सारे, मैनी, अधिक, बहुत सारे। और लक का मतलब होता है दोस्तों इकाइयां। लक का मतलब क्या है? इकाइयां। तो बहुत सारी इकाइयां किसकी? अमीनो अम्ल की। जब अमीनो अम्ल की बहुत सारी इकाइयां मिलेंगी तो ये मिलकर के निर्माण करेंगी प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और इसका अणुभार अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो अणुभार अगर पूछे
तो आप भी पीछे मत हटना, बता देना 10,000 कितना होता है, अणुभार होता है, मोलिकुलर जो वेट होता है वो होता है 10,000। क्लियर। तो यहाँ से मैंने आपके लेवल पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें प्रोटीन के विषय में बताई है। एग्जाम में अक्सर जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले भोज्य पदार्थ की ओर चलते हैं। अगला भोज्य पदार्थ जो है वो बहुत ही सीमित सा है, छोटा सा है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला है, और इसका नाम है फैट, बोले तो वसा। अब हम बात करते हैं मित्रों वसा की, फैट की। सबसे पहली बात कि ये भी एक भोज्य अवयव है, और भोज्य अवयव है तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा प्रदान करेगा, तो हम कह देंगे कि ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल साहब करता है। अब मुद्दा ये आता है कि साहब कितनी करता है, तो कहानी ये भी आती है कि कितनी खाओगे। तो 1 ग्राम वसा अगर अपन ग्रहण, तो 1 ग्राम वसा से हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, बोले तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो 1 ग्राम से हमें प्राप्त होती है। क्लियर। यस। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा ऊर्जा है, यानी कि सर्वाधिक ऊर्जा दे रहा है, सर्वाधिक ऊर्जा देता है, कौन देता है, वसा। ठीक है। यस। द्वितीय नंबर पे ऊर्जा देती है, द्वितीय स्थान पर ऊर्जा देती है। द्वितीय स्थान का मतलब समझ रहे हैं, द्वितीय स्थान का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले ऊर्जा दे रहा है कौन, कार्बोहाइड्रेट, फिर दे रही है वसा, और फिर सबसे अंत में प्रोटीन। तो ये द्वितीय स्थान पे ऊर्जा देती है। अब यहां से एक छोटी सी बात ये भी आती है कि वसा वास्तव में होती क्या है, कि सर बार बार वसा की बात करें, वसा है क्या। तो वसा दोस्तों है चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ, चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ। तो चिकनाई युक्त जो भोज्य पदार्थ है उन सभी में वसा पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें दोस्तों, तो जैसे घी, अब घी भी 2 प्रकार का होता है, तो एक तो जिसको हम देसी घी बोलते हैं बेटा, और एक जिसको हम बोलते हैं आम बोलचाल में डालडा, और इस डालडा को हम कहेंगे वानस्पतिक घी। क्या कहेंगे, वानस्पतिक घी कहेंगे। यहाँ से सिर्फ एक प्रश्न उठा के पूछेगा, अगर दौड़ लगाएगा एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछने की, तो सिर्फ एक दौड़ लगा सकता है, और वो कह सकता है कि वानस्पतिक घी जो है वो किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो वानस्पतिक घी बनाने की जो प्रक्रिया है वो है हाइड्रोजनीकरण। क्या है, हाइड्रोजनीकरण। अब आपको साहब हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो हाइड्रोजनीकरण बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाइड्रोजनीकरण के अंदर क्या होता है कि जो वानस्पतिक तेल होते हैं, वानस्पतिक तेल, अब वानस्पतिक तेल का मतलब क्या है कि वनस्पतियों से जो हमने तेल निकाले, पेड़ पौधों से जो हमने तेल निकाले, इस वानस्पतिक तेल में जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजनेशन की क्रिया होती है और बनता है वानस्पतिक घी। क्या बनता है, वानस्पतिक घी बनता है। चूंकि हम यहाँ हाइड्रोजन प्रवाहित कर रहे हैं इसलिए इसको हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण की क्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि साहब ज्यादा खा जाए तो क्या हो जाए, तो बेटा पेट अपना ही है, जितना खाओ, लेकिन ज्यादा खाने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ज्यादा ग्रहण करेंगे तो समस्या क्या आएगी ये मैं बता देता हूँ, वसा का शरीर में जमाव हो जाएगा। वसा का क्या हो जाएगा, जमाव हो जाएगा। और वसा का जमाव हो जाएगा तो पहली बात ये आती है कि वसा का जमाव होगा कहाँ, तो वसा का जमाव होगा हमारे शरीर के सबसे बड़े अंग के नीचे, और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, त्वचा है। कौन है, त्वचा। अब आप कहोगे साहब त्वचा के नीचे कौन है, तो मैं इसको एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी स्किन है, त्वचा है, और इस त्वचा के नीचे पाए जाते हैं दोस्तों कुछ उत्तक है, और इन उत्तकों को या टिश्यूज को कहते हैं एडिपोज उत्तक। क्या कहते हैं, एडिपोज उत्तक। ठीक है, एडिपोज उत्तक। इन एडिपोज उत्तकों के अंदर वसा का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। अब वसा का जितना ज्यादा जमाव इन एडिपोज उत्तकों में होगा वसा उतनी क्या होगी, मोटी होगी। वसा क्या होगी, मोटी। तो हम कहेंगे कि वसा के जमाव के कारण से, सॉरी वसा नहीं, त्वचा यहाँ पर समझे इसको, तो वसा के जमाव से क्या होगा, त्वचा मोटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि त्वचा के नीचे वसा का जमा हो रहा है, इस कारण से त्वचा मोटी हो जाएगी। अब इस मोटी त्वचा का एक प्रश्न पूछता है आपको, और मोटी त्वचा का जो प्रश्न पूछता है वो ये पूछता है कि पशुओं की गर्दन के नीचे, और पशुओं में भी मुख्यतः आपको लिखा हुआ मिलेगा बैलों की गर्दन के नीचे। किसके नीचे, बैलों की गर्दन। तो बैलों की गर्दन के नीचे मित्रों एक मोटी त्वचा लटकी होती है। बैलों की गर्दन के नीचे एक मोटी त्वचा लटकी होती है। इस त्वचा को क्या कहते हैं, तो ज्ञात रखिएगा, इस मोटी त्वचा जो कि बैलों की गर्दन के नीचे लटकी होती है ये कहलाती है बल्बर। क्या कहलाती है,
बल्बर कहलाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान सा एक सवाल है कि पशुओं की या बैलों की गर्दन के नीचे लटकने वाली मोटी त्वचा जिसमें वसा का अत्यधिक जमाव होता है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बल्बर। क्या कहलाती है? बल्बर। और वसा के ज्यादा जमाव के कारण दोस्तों हमारी जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी जो धमनी और शिराएं हैं, इन धमनियों के अंदर आंतरिक सतह पर जब यहाँ पर जमाव होगा किसका? वसा का। तो वसा का जैसे जैसे जमाव होगा तो दोस्तों हमारी रक्त वाहिनियों का जो व्यास है, ल्यूमेन है, ये व्यास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब व्यास कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। व्यास कम होगा तो रक्त का दाब बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, दाब बढ़, ठीक है, यस। तो बीपी हाई हो जाएगा, समस्याएं पैदा हो जाएंगी, हार्ट अटैक भी आ सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, अनिद्रा हो सकता है, ठीक है, हेडेक हो सकता है, तनाव में आप रहना शुरू कर देते हैं हाई बीपी के कारण से। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो इस वसा के प्रभाव से मिल सकती है। अब यहाँ पर आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि अभी तक भोज्य पदार्थों में जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों में 3 भोज्य पदार्थ हमने यहां पर देखे। अब तीनों कौन कौन से देखे? एक हमने यहां पर देखा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, एक हमने जो भोज्य पदार्थ देखा वो देखा हमने प्रोटीन, और एक जो भोज्य पदार्थ हमने यहां पर देखा वो देखा फैट। अब इन तीनों ही टॉपिकों से संबंधित वो महत्वपूर्ण बातें जो फैक्ट के रूप में आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट कर लेता है, पूछ लिया जाता है, वो जो बातें पूछ ली जाती है वो मैं आपको यहां से बताने जा रहा हूं। तो फैक्ट के रूप में मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहली बात, पहला प्रश्न आपको उठा के यहां से टिका सकता है, दे सकता है, वो है कि सबसे पहले ऊर्जा प्रदान, ठीक है, पूरा निचोड़ इन तीनों का लिख देता हूं। सबसे पहले ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो सबको पता है कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। दूसरा प्रश्न यहां से जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है सबसे अंत में, इसके जस्ट विपरीत प्रश्न यही बनता है, सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो ये बता चुका हूं, प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन। अगली बात आपको पूछेगा तो नंबर 3 के रूप में पूछ सकता है सबसे पहले ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे पहले जो ऊर्जा प्रदान करता है वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और यहां पर मात्रा के आधार पर पूछे कि सबसे कम ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा, तो सबसे कम ऊर्जा जो प्रदान करता है वो भी कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। कौन है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा दे रहा है तो ये भी हम बात कर लेंगे अभी कि 1 ग्राम से केवल 4 किलो कैलोरी ऊर्जा ही हमें प्राप्त हो रही है। यहीं से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो प्रदान करता है वो है मित्रों वसा, फैट है, वसा है। और 1 ग्राम से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अगली बात यहां से पूछ सकता है आपसे कि ऊर्जा प्राप्ति का सही क्रम क्या है? यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो सही क्रम का पहले तो मतलब समझो कि पहले ऊर्जा कौन दे रहा है? तो ये लो साहब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बो लिख देता हूं। इसके बाद कौन दे रहा है? फैट दे रहा है। इसके बाद कौन दे रहा है? प्रोटीन दे रहा है। तो किसी भी तरीके से प्रश्न को घुमाए आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। ओके, यस। अगली बात आपको यहां से अगर पूछेगा तो वो आपसे ये बात पूछ सकता है, नंबर 7 टॉपिक अपना, आपसे पूछ सकता है यहां पर कि ऊर्जा प्राप्ति का आरोही क्रम, ऊर्जा प्राप्ति का आरोही क्रम क्या है? तो असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछा है? असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। और बढ़ते हुए क्रम में जाहिर सी बात यहां पर यह आती है कि पहले ऊर्जा तो दे रहा है सबसे कम, वो भोज्य पदार्थ कौन है?
उससे ज्यादा ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन है और उससे ज्यादा ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन है। तो ये क्रम अपने को यहां पर बताना है। तो सबसे कम ऊर्जा सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट देती है। इससे ज्यादा, ज्यादा की ओर मुंह खुला हुआ होगा इस तरह से, ये बात ध्यान रखना। इससे ज्यादा जो ऊर्जा प्रदान करती है वो करती है प्रोटीन। और दोस्तों इससे ज्यादा जो ऊर्जा प्रदान करती है वो है वसा। अगला प्रश्न यहां से पूछ सकता है ठीक इसी तरीके से, और प्रश्न उठा सकता है ऐसे कि ऊर्जा प्राप्ति का, इसका जस्ट विपरीत कर देगा, ऊर्जा प्राप्ति का अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम कहता है घटता, तो घटता क्रम क्या है? तो ये लो साहब, सबसे ज्यादा ऊर्जा दे रही है वसा। इससे कम, कम वाले की ओर मुंह हमेशा क्या होगा? बंद होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इससे कम ऊर्जा जो दे रही है वो दे रही है प्रोटीन, और प्रोटीन से कम ऊर्जा जो दे रहा है वो दे रहा है कार्बोहाइड्रेट। कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। तो इस प्रकार से इन तीनों ही टॉपिकों में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनमें से आपको अगर किसी भी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाए तो आप यहां से प्रश्न जो है वो बता सकते हैं। आपके लेवल पे जितना भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो इन टॉपिकों से, जितनी लाइनें मैंने आपको बताई है, जितने फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवाए, उनमें से आपको पूछ लिया जाएगा। क्लियर? तो भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन और वसा अपन ने बात की। अब हम अगला जो है वो टॉपिक अपना लेते हैं, और अगला जो टॉपिक है इसी में वो है मित्रों अपना विटामिन्स। नंबर 4 भोज्य पदार्थ विटामिन्स। तो विटामिन्स जो है ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा ठीक तरीके से हमें जानने की आवश्यकता यहाँ पर है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम, अमूमन कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का हो, 0 से टॉप लेवल का एग्जाम हो, वहां पर यहाँ से प्रश्न अक्सर पुटअप कर लिया जाता है। और एक बेसिक सा टॉपिक है जो जनरल साइंस के सिलेबस में आपको हर जगह मिलता है, चाहे वो जनरल साइंस का टॉपिक हो और चाहे वो साइंस का टॉपिक हो, दोनों में ही आपको ये बिल्कुल मिलता है। तो विटामिन्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात यही है कि क्या है, तो भैया सबको पता है कि भोज्य पदार्थ है, क्योंकि हम भोज्य पदार्थ पढ़ रहे हैं, तो विटामिन भी भोज्य पदार्थ है। अब भोज्य पदार्थ है तो हमारी धारणा तो ये बनी हुई है कि भोज्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करते हैं, यही बात समझते हैं हम भोज्य पदार्थ से। लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे भी हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो उनमें से विटामिन भी एक है कि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ऊर्जा प्रदान नहीं करते तो क्या करते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। उससे पहले ये देखिएगा कि जो विटामिन है, ये विटामिन शब्द दिया किसने, ठीक है। लेकिन यहीं से एक प्रश्न उठता है कि खोजकर्ता कौन है। तो हमें एक कहानी यहां पर ये समझ में आ गई कि विटामिनों का खोजकर्ता जो है वो तो कोई अलग वैज्ञानिक है, अलग व्यक्ति है, और जिसने नाम दिया विटामिन वो अलग है। तो इसका मतलब यहां से प्रश्न बनने की गुंजाइश बिल्कुल है भैया। तो देखिए, शब्द तो किसने दिया और खोज किसने की। तो पहले हम बात करते हैं कि खोजकर्ता कौन है, तो वो है सी हॉपकिंस। सी हॉपकिंस। तो हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिनों की खोज की। नाम किसने दिया या शब्द किसने दिया, कि विटामिन शब्द किसने दिया, या इसी को आप बोल सकते हैं कि नाम किसने दिया। तो मैं इसको दोनों ही चीज यहाँ पर प्रदर्शित कर देता हूँ, शब्द या नाम। तो विटामिन नाम या विटामिन शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे फंक। कौन थे? फंक। ठीक है, अब आ जाइए अपने मुद्दे पे। हम बात कर रहे थे कि ऊर्जा प्रदान ये नहीं करते। अब ऊर्जा प्रदान नहीं करते तो फिर इनका कार्य क्या है हमारी बॉडी में। तो इनका कार्य दोस्तों शरीर का संतुलन बनाए रखना। शरीर का संतुलन बनाए रखना। अब आप कोई साहब संतुलन कैसे बनाएगा, ठीक है, बॉडी बैलेंसिंग कैसे करेगा। तो मित्रों, हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उपापचय क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं, इन उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं कौन? वो लेते हैं विटामिन। तो उपापचय क्रियाओं में भाग लेने का कार्य विटामिन का है। इसलिए हम कहते हैं कि विटामिन बॉडी बैलेंसिंग का काम करते हैं, हमारे शरीर के संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं।
और अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, यानी कि प्रकारों की। और जब भी हम किसी पदार्थ को अगर दो या दो से अधिक भागों में बांटते हैं तो उसका कोई ना कोई होता है मित्रों आधार। तो यहीं से बात आती है कि साहब विटामिनों को अलग अलग भागों में बांटने का आधार क्या है, और अगर बांटा गया है तो कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि विटामिनों को बांटने का आधार जो है वो है घुलनशीलता। क्या है दोस्तों? घुलनशीलता। यानी कि कौन सा विटामिन घुलनशील है या कौन सा घुलनशील नहीं है, इस आधार पर विटामिनों को बांटा गया है। तो एक तो ऐसे विटामिन जो वसा के अंदर घुल जाते हैं वो वसा विलय विटामिन कहलाते हैं, और एक ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं वो जल विटामिन कहलाते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को दो भागों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से में? वसा विलय विटामिन जो वसा में घुलते हो, चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थों में घुलते हो, और दूसरा है दोस्तों जल विलय विटामिन जो जल में घुलते हो। ओके, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके टाइप्स की हम बात करते हैं कि जो दो टाइप्स हमने यहाँ घुलनशीलता के आधार पर देखी है, वसा विलय और जल विलय, इनके विषय में अपन देखते हैं। यस, तो मैं आपको सबसे पहले यहां पर एक आउटलाइन बना के बता देता हूं, समझा देता हूं कि कौन से वसा विलय हैं और कौन से जल विलय हैं। क्लियर? तो यहां तो हम लिखते हैं दोस्तों विटामिन, और विटामिन्स को डिवाइड करते हैं हम दो पार्ट्स में। पहला पार्ट अपना वसा विलय, फैट सोलेबल विटामिन, फैट सोलेबल विटामिन। दूसरा जो है वो है दोस्तों जल विलय विटामिन, जल विलय विटामिन बोले तो वाटर सोल्यूबल विटामिन। कौन से विटामिन? वाटर सोल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील है। तो पहले अपने को इनके नाम पता होने चाहिए मित्रों। अगर नाम ज्ञात है तो मान लीजिएगा कि एग्जाम में 90% आपके प्रश्न सही होने का पूरा पूरा चांस बन चुका है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बोले तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों क्या है? ये चारों वसा विलय विटामिन है। ऐसे विटामिन है जो वसा के अंदर घुलते हैं। किसमें घुलते हैं? वसा के अंदर घुलते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ओके, तो इनको याद रखना है, और इनको आपको याद रखने की जो ट्रिक है वो भी मैं भी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे आप चाहो तो याद रख सकते हो, एक बार देख इधर को, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। एक बार डी से देख, ई से इधर, के से को। ओके, अब बात करते हैं जल विलय विटामिनों में। तो जल विलय जो विटामिन है, इन जल विलय विटामिनों में कौन कौन शामिल है? तो जल विलय में शामिल है विटामिन B1, अगला शामिल है दोस्तों विटामिन B2, नेक्स्ट है विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन C। ठीक है, विटामिन B9 भी होता है, H भी होता है, वाइटिन, लेकिन उनके बारे में आपको एग्जाम में नहीं पूछता है। अक्सर आपको जो पूछता है वो इनमें से पूछ लेता है। अब यहाँ से एक खास बात आप देख रहे हैं कि बी वाले में B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है। तो यहाँ पर एक चीज और आप याद रख लीजिएगा कि जितने भी बी वाले विटामिन हैं, इन सभी बी वाले विटामिनों को क्या कहते हैं? इन सभी बी वाले विटामिनों को एक साथ मिलाकर कहते हैं दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो प्रश्न पूछे कि बी कॉम्प्लेक्स में कौन शामिल है? तो बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है उनके अंदर शामिल है कौन? सभी बी वाले विटामिन। कौन शामिल है? सभी बी वाले विटामिन इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं वन बाय वन, एक एक के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर जल विलय विटामिनों की। जल विलय विटामिन। तो जल विलय जो विटामिन है, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है, इनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में हम बात करें तो देखिएगा, पहला
सबसे पहला है विटामिन ए। सबसे पहला विटामिन है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए जो है, इस विटामिन ए से संबंधित आपको क्या प्रश्न पूछेगा, मैं एक बार में ही आपका माइंड मैप बना देता हूं कि जब भी आपको वसा विलय विटामिनों के विषय में प्रश्न पूछेगा तो या तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, या अगला प्रश्न आपसे जो पूछ सकता है वो पूछेगा उस विटामिन की कमी का रोग क्या है, और या आपसे पूछ सकता है कि उस विटामिन का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। ये तीन जो पॉइंट है, ये वो मुख्य पॉइंट है जहां से रिलेटेड आपको प्रश्न विटामिनों से संबंधित पूछ सकता है। और इसके अलावा कोई अन्य फैक्चुअल बात हो तो वो भी पूछ सकता है, लेकिन मेजरली 90% तक जो प्रश्न पूछेगा वो इन तीन बातों पे पूछ लेता है। तो सबसे पहली हमारी यहाँ पर बात आती है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम। तो दोस्तों जो रासायनिक नाम है विटामिन ए का वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अगली बात यहां से आती है कि साहब इसकी कमी का रोग क्या है। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो इसकी कमी का रोग क्या होगा। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग हैं उनमें दो नाम शामिल हैं। पहला जो नाम शामिल है वो है दोस्तों रतौंधी, और इस रतौंधी को ही कहते हैं निशांदता। निशा यानी रात, अंधता यानी अंधापन, और इसी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसी को क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्लियर। दूसरा जो रोग है वो है दोस्तों जीरोप्थेल्मिया। अब ये समझिएगा कि इन दोनों रोगों में होता क्या है। तो देखिए, इस रतौंधी से ग्रसित जो व्यक्ति है उसको तो कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा, ये मतलब है इसका, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। और जीरोप्थेल्मिया से जो ग्रसित व्यक्ति है उसके नेत्र का जो कोर्निया वाला भाग है, ये कोर्निया वाला भाग बार बार क्या होता है, शुष्क होता है, ड्राई होता है। मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि कोर्निया जो है मित्रों, ये कोर्निया ही हमारे नेत्र का वो भाग है जिसका दान किया जाता है। जब नेत्र दान करते हैं तो नेत्र दान के दौरान किसका दान किया जाता है, कोर्निया वाले भाग का दान किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बात हमने की यहाँ पर रोगों की, रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया दोनों में क्या होता है, दोनों की सिम्टम्स क्या है, ये बात अपन ने देखी। अब तीसरी बात जो आती है वो आती है स्रोत की बात, सोर्स की बात आती है। स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो विटामिन ए का स्रोत चाहिए अपने को, तो विटामिन ए के स्रोत में अगर पादप स्रोत की आपसे बात पूछे तो उठा के कह देना भैया गाजर। क्या कह देना, गाजर। पादप स्रोत पूछे कि कौन से पादप स्रोतों से हमें विटामिन ए मिलता है, तो गाजर। लेकिन यहां पर आपको स्रोतों में जंतु स्रोत की बात कर ले तो जंतु स्रोत में सबसे अच्छा नाम आप ले सकते हैं मछली, और इसमें भी हम कह सकते हैं मछली के यकृत का तेल। दोस्तों मछली का जो यकृत है वो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों का प्रचुर स्रोत होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए एंड डी जो है वो मछली के यकृत में पाए जाते हैं, मछली के लिवर में, कलेजे में, या कह दो जिगर में पाई जाते हैं। ठीक है, यस। तो विटामिन ए में हमने रासायनिक नाम देख लिया, हमने कमी का रोग देख लिया, हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि इसका स्रोत क्या है। ओके, यस। आगे चलते अगले विटामिन पर हम परिचर्चा करते हैं, और अगला जो अपना विटामिन है मित्रों, ये अपना विटामिन है विटामिन डी। सेकंड जो है विटामिन वसा विलय वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी के बारे में पहला प्रश्न वही, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। कैसे याद रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से याद होगा। और कैसे याद होगा, विटामिन डी संबंधित है हड्डियों से,
और हड्डियों में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है कैल्शियम, और कैल्शियम से याद रखना कैल्सीफेरॉल। तो जब भी आपको विटामिन डी के बारे में पूछे तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हमें क्या बताना है, कैल्सीफेरॉल। वो कहेगा इसकी कमी का रोग। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रोग तो होंगे भैया। कौन कौन से रोग होते हैं, तो मेजरली सबसे पहला जो है वो मैं बता देता हूं कौन सा है। सबसे पहला है रिकेट्स। कौन सा है, रिकेट्स। एक और रोग है जिसका नाम यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। और एक डिजीज दोस्तों वो है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया। सबसे मुख्यतः जो होने वाला रोग है विटामिन डी की कमी से, वो अपना कौन है, वो है अपना रिकेट्स। होता क्या है रिकेट्स में, ये भी तो बात है ना कि प्रश्न को घुमा के पूछे तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि किस डिजीज में प्रॉब्लम क्या हो रही है, सिम्टम्स क्या है उसके। तो रिकेट्स की हम सबसे पहले बात करें तो रिकेट्स में हड्डियां जो है दोस्तों, ये हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती है हमारी हड्डियां, कमजोर। और इतनी कमजोर हो जाती हैं कि कोई भी छोटी मोटी चोट लगती है तो उसके कारण से टूट जाती है। तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और छोटी मोटी चोट लगने पर टूट जाती है। किसमें, रिकेट्स में। ओस्टियोपोरोसिस में बात करें तो हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। हड्डियों में छिद्र, जिसे अस्थि छिद्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि छिद्रता भी कहते हैं। हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। अगली हम बात करें ओस्टियोमलेशिया, तो हड्डियां कोमल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, हड्डियां कोमल। हड्डियां क्या हो जाती है, कोमल हो जाती है। ठीक है। और हड्डियां कोमल हो जाती हैं तो उनमें बैंड आ जाते हैं, मुड़ाव आ जाते हैं। हड्डियां कोमल हो जाती हैं तो उनमें क्या होते हैं, उनमें बैंड आ जाते हैं, उनमें मुड़ाव आ जाते हैं। ये सारे के सारे डिजीज विटामिन डी की कमी के हैं। ओके। अब यहां से एक बात अपने से पूछेगा कि साहब इतनी सारी समस्याएं अगर विटामिन डी से होती है तो फटाफट से आप इनके सोर्स हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो घबराएं नहीं, सोर्स बता रहा हूं आपको, इनके स्रोत बता रहा हूं। तो विटामिन डी का जो स्रोत है, अब विटामिन डी के हम स्रोत देखते हैं तो इसके 3 प्रकार के स्रोत हैं। जितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो सोर्स की बात करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं स्रोत। और इसके स्रोत जो है वो 3 प्रकार के। 3 प्रकार में पहला प्रकार जो है वो क्या है, तो पहला प्रकार तो है दोस्तों प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स। कि विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है, कि ऐसा कौन है प्रकृति में जिससे हमें स्वतः ही विटामिन डी मिलता है। दूसरा जो है वो है दोस्तों पादप स्रोत। और तीसरा जो है वो है जंतु स्रोत, विटामिन डी का जंतु स्रोत। ठीक है। प्राकृतिक स्रोत में कौन शामिल है, तो प्राकृतिक स्रोत में शामिल है सूर्य का प्रकाश। एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पर, सूर्य का प्रकाश। प्राकृतिक स्रोत में कौन शामिल है, सूर्य का प्रकाश। होता क्या है, देखिए क्या होता है। यह है सूर्य, सूर्य से आती है प्रकाश किरणें। ये प्रकाश किरणें पहुंचती हैं मित्रों हमारी त्वचा पर। ये हमारी त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग। और जैसे ही त्वचा पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो हमारी त्वचा जो है वो विटामिन डी का सिंथेसिस करती है, विटामिन डी का संश्लेषण करती है। क्या करती है, विटामिन डी का संश्लेषण करती है। और त्वचा जब विटामिन डी का संश्लेषण करती है तो यहां पर एक बात समझ में आ रहा है कि विटामिन डी स्वतः बन रहा है। और जो पदार्थ हमारे शरीर में स्वतः निर्मित होते हैं, स्वतः बनते हैं, मुख्यतः उनको कहा जाता है हार्मोन। क्या कहा जाता है, हार्मोन। तो चूंकि विटामिन डी का भी निर्माण स्वतः हो रहा है इसलिए इसको संज्ञा दी गई है हार्मोन की। तो एकमात्र ऐसा विटामिन जिसे हार्मोन की संज्ञा भी दी गई है वो है विटामिन डी। तो इसको हार्मोन की संज्ञा भी दी गई है। क्लियर है, यस। अब चलिए पादप स्रोत में अपन बात करें तो ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चना,
और अगर जंतु स्रोत में हम बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मछली का यकृत सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मछली के यकृत में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं। इसलिए विटामिन डी के जंतु स्रोत में हम किसकी बात करेंगे? विटामिन डी के जंतु स्रोत में हम मछली के यकृत की बात करेंगे। इसके अलावा दूध, दही, अंडा भी इसमें शामिल है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, दूध जंतु से प्राप्त होता है, दही जंतु से प्राप्त हो रहा है, और अंडा ये भी हमें जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है, तो दूध, दही, अंडे और मछली के यकृत का तेल, ये किसमें शामिल हो जाएंगे? ये हमारे शामिल हो जाएंगे जंतु स्रोत में। ठीक है, तो स्रोत में विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत हमने देख लिया है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन? त्वचा क्या करता है? विटामिन डी का संश्लेषण करता है। क्लियर? ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, त्वचा, और ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और इसी को कहते हैं हरफन मोला। क्या कहते हैं मित्रों? इसको हरफन मोला कहते हैं। हरफन मोला, हरफन मोला का मतलब होता है ऑलराउंडर। और ऑलराउंडर का मतलब हो गया जो अंग एक है लेकिन कार्य बहुत सारे करता है, जैसे उत्सर्जन का कार्य त्वचा करी है, जीवाणुओं के प्रवेश को रोकती है, तापमान नियंत्रण का कार्य करती है, इसके साथ ही अगर कट जाती है तो वापस से निर्माण कर लेती है, पुनरुद्भवन जिसे कहते हैं, मेलेनिन वर्णक का निर्माण करती है, पदार्थों का अवशोषण करती है। तो ये सारे के सारे जो कार्य हैं दोस्तों, ये किसके हैं? ये त्वचा के। तो त्वचा अंग एक है लेकिन कार्य अनेक है, और अनेक कार्य होने के कारण इसको हरफन मोला ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरफन मोला अंग कहते हैं। क्लियर? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो वसा विलय में हमने दो विटामिन देख लिए, विटामिन ए और विटामिन डी। विटामिन ए और विटामिन डी। अब हम बात करते हैं तीसरा विटामिन, और तीसरा जो विटामिन है वो है विटामिन ई। वसा विलय में तीसरा विटामिन है विटामिन ई। पूछेगा इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम पूछे तो हम भी जवाब दे देंगे, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। अगली बात यहां से पूछता है इसकी कमी का रोग। तो दोस्तों कमी का रोग अगर आपसे पूछे तो इसकी जो कमी का रोग है वो है जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी बोले तो स्टेरिलिटी, या इसको हम कह सकते हैं बांझपन। नेक्स्ट आपसे जो बात यहां से पूछ सकता है वो पूछेगा इसका स्रोत क्या है। तो मैं बता दूं, इसका सबसे अच्छा जो स्रोत है वो सबसे अच्छा स्रोत है अंकुरित अनाज। क्या है दोस्तों? अंकुरित अनाज। अनाज जब अंकुरित होते हैं तो उनमें विटामिन ई का निर्माण होता है, और इसी विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो फैक्ट लगा के यहां लिखता हूं कि ब्यूटी विटामिन कौन सा है? तो ब्यूटी विटामिन है विटामिन ई। और आप देखते हैं जितने भी सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री आती है उन पे साफ साफ लिखा होता है विटामिन ई युक्त। ओके, यस। चलिए अगला नंबर 4। नंबर 4 हम बात करते हैं वसा विलय में आखिरी जो विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के विषय में हम बात करते हैं तो वही कॉमनली रासायनिक नाम इससे पूछेगा। तो इसका रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन, और इसी का एक और नाम है दोस्तों वो है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। हमें कैसे याद रहेगा इतना बड़ा नाम? तो ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। आपको के का पूछे कि रासायनिक नाम के का, तो के से याद रखना क्विनोन किस में आ रहा है। कैसे? क्विनोन जिसमें आ रहा है वही अपना क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसकी कमी का रोग पूछेगा। तो कमी का रोग सबको पता है, रक्त का थक्का देरी से बनना। रक्त का थक्का देरी से बनना।
रक्त के थक्के से संबंधित 3 बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बनता है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, और यदि रक्त का थक्का बनने में 5 मिनट से अधिक का समय लगता है तो व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, और यदि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बने ही नहीं तो हम कहेंगे व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, जो कि एक आनुवंशिक रोग है। इसके बाद यहाँ पर स्रोत पूछेगा, आपसे बात कर सकता है आखिर यहाँ पर इसके स्रोत की, इसके सोर्स क्या है, यह आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों विटामिन के सोर्स की बात करें, स्रोत की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखना टमाटर। क्या है? टमाटर। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अपना कौन? टमाटर। अब यहाँ से एक नॉर्मल सी जो बात है, ये नॉर्मल बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये याद कैसे रहेगा। तो ये सिंपली याद रह जाएगा, विटामिन के रक्त से रिलेटेड है, रक्त का रंग लाल और टमाटर का रंग भी लाल। तो ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो ये थे अपने वसा विलय विटामिन। तो चारों विटामिन होते हैं, इनकी अपन ने बात कर ली, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। कौन से विटामिन थे अपने? वसा विलय फैट सोल्युबल विटामिन, चारों विटामिन। एक बार मैं क्विकली बता देता हूं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 थे। तो जब भी आपसे पूछे कोई भी विकल्प देके निम्न में से कौन जल विलय विटामिन है, तो इनमें से तो कोई भी जल विलय नहीं है। या प्रश्न पूछे निम्न में से कौन वसा विलय विटामिन है, तो उपरोक्त सभी है। तो ऐसे करके भी आपको वहां पर प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो रेटिनॉल, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, फाइलोक्विनोन या क्विनोन। क्लियर? स्रोत इसका सबसे अच्छा गाजर और मछली, सूर्य का प्रकाश और मछली और अंडा दूध दही। इसका अंकुरित अनाज और इसका है टमाटर। क्या है? टमाटर। क्लियर? यस। तो ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पर देखी वसा विलय विटामिन के बारे में। अगली अपनी जो क्लास होगी दोस्तों, उस क्लास में इससे आगे वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है और आगे भी आपको आता रहेगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।